मिडिल ईस्ट, दुनिया का एक ऐसा रीजन जहां पीस की मानो कोई जगह ही नहीं है। अब मिडिल ईस्ट में एक और कहानी की शुरुआत हो चुकी है। खामोशी और दहशत के बादल मंडराने लगे हैं क्योंकि इजराइल की तरफ से यमन पर एक एयर स्ट्राइक करी गई है। ऐसे में यमन और इजराइल के आमने सामने की टक्कर ने पूरी मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी है। हर तरफ से अलग अलग रिएक्शन सामने आ रही, जहां ये एयर स्ट्राइक सिर्फ एक एक्शन नहीं बल्कि एक चिंगारी बन गई है जो कभी भी एक बड़ी आग में बदल सकती है। और यह आग सिर्फ इजराइल या फिर यमन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अफेक्ट कर सकती है। ऐसे में अब आगे क्या हो सकता है? क्या शांति की उम्मीद अभी भी बाकी है? इसके अलावा सिर्फ हम हेडलाइन पर ही नहीं रुकेंगे बल्कि एक्सप्लोर करेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को। आइए इसे और गहराई से समझते हैं और जानते हैं इस पूरे दास्तान के पीछे की असल सच्चाई क्या है। यह कहानी शुरू होती है यमन की तरफ से किए गए इजराइल के तेल अवीव पर एक ड्रोन अटैक से, जिसमें एक इजरायली की मौत हो जाती है। जिसके जवाब में इजराइल सैटरडे की शाम को यमन बेस्ड अल हुदैदा पोर्ट पर एयर स्ट्राइक करता है। ऑयल डिपोट्स, वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज, पावर प्लांट को टारगेट करता है, जिसमें 6 लोगों की जान चली जाती है जबकि 80 से ज्यादा लोग इंजर्ड होते हैं। जहां एक तरफ तेल अवीव के लोग यमन की तरफ से किए गए अटैक पर गम मनाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ यमन में अल हुदैदा के लोग अपने तबाह घरों को देखते हैं। यह एक साइकिल बन गया है जहां हर एक्शन एक रिएक्शन को जन्म दे रहा। हौथी ग्रुप के स्पोक्समैन मोहम्मद अब्दुल सलाम एक अनाउंसमेंट करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं ये आमने सामने की लड़ाई अब ओपन वॉर बन चुकी है। यमनी लोगों के साथ वॉर आसान नहीं होगी। अब हौथी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को फॉलो नहीं करेगा। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट मतलब हौथी की तरफ से यह कह दिया गया है कि वॉर के टाइम पर जो रूल्स और रेगुलेशन बनाई गई है वो उसे नहीं मानेगा। मिलिट्री और सिविलियन के बीच कोई डिफरेंस नहीं होगा। सिविलियन एरियाज और रिसोर्सेज को टारगेट किया जाएगा। ऐसे में रूल ऑफ एंगेजमेंट को ना मानना इस वॉर को और भी डेडली बना सकती है और इससे ज्यादा से ज्यादा सिविलियन की जान को खतरा हो सकता है। यह बेहद ही डेंजरस और अलार्मिंग स्टेटमेंट है जो मिडिल ईस्ट में वॉर की आग को और भड़का सकता है। यह था इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट का एक स्नैपशॉट, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके पीछे कई साल पुरानी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल है। आगे के सेक्शन में हम सभी पहलुओं को एक्सप्लोर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। इस करंट कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को भी देखना होगा। 1948 में जब फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल नाम का देश बसाया जाता है तो अरब और इजराइल के बीच एक वॉर शुरू होती है जो मिडिल ईस्ट को एक टर्बुलेंस पाथ पर लाकर खड़ा कर देती है। साल 1948 में जब इजराइल बनता है तो कई अरब कंट्री एक साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ एक वॉर शुरू कर देती है जिसमें एक देश यमन भी होता है। हालांकि इस वॉर में यमन का रोल लिमिटेड था, लेकिन वो इजराइल के खिलाफ बाकी अरब देशों को सपोर्ट देता है और यहीं से मिडिल ईस्ट का सुकून खत्म हो जाता है। वॉर पे वॉर होने लगती है। साल 1956 में इजराइल मिस्र के सुएज कनाल पर अपना कंट्रोल लेने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करता है जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस इजराइल को सपोर्ट देते हैं। दरअसल 1956 में मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल नासिर सुएज कनाल को नेशनलाइज करते हैं और उसे मिस्र के कंट्रोल में ले लिया जाता है, जबकि इससे पहले सुएज कनाल पर ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का कंट्रोल हुआ करता था। सुएज कनाल एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने वाला एक इंपॉर्टेंट समुद्री रास्ता होता है। ऐसे में प्रेसिडेंट नासिर का यह फैसला बहुत से लोगों को चुभता है जिसमें मेनली 3 कंट्री इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस एक इंटरनल अलायंस करते हैं और एक सीक्रेट प्लान बनाया जाता है जिसे नाम दिया जाता है सेवरेस प्रोटोकॉल। प्लान के तहत 29 अक्टूबर 1956 को इजराइल मिस्र पर अटैक करता है, जिसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन सुएज कनाल की सिक्योरिटी के नाम पर मिस्र पर बमबारी करना शुरू कर देते हैं जिसमें हजारों लोगों की जान चली जाती है। इस वॉर में यमन डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन बाकी अरब देशों के साथ अपनी यूनिटी बनाए रखता है। इसी तरह इजराइल मिडिल ईस्ट की अलग अलग कंट्री को अपना निशाना बनाता रहा है। जैसे साल 1967 में इजराइल इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया पर अटैक करता है। साल 1982 में इजराइल पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के ठिकानों को खत्म करने के नाम पर लेबनान में घुसता है। गाजा में इजराइल अब तक कई मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम दे चुका है जिसमें साल 2008 में ऑपरेशन कास्ट लीड, साल 2012 में ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस, साल 2014 में ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज जैसे कई ऑपरेशन इजराइल की तरफ से किए गए हैं। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिसने मिडिल ईस्ट के सुकून को खत्म करके रख दिया है, जहां इजराइल ने अकेले पूरे मिडिल ईस्ट में दहशत फैला रखी है। हालांकि कहने को तो इजराइल मिडिल ईस्ट का बस एक छोटा सा देश है, लेकिन इजराइल जो आज इतना आतंक मचाया हुआ है, वॉर के सारे रूल रेगुलेशन इजराइल के आगे कोई मायने नहीं रखते। उसके लिए वेस्टर्न कंट्री
पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, क्योंकि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस जैसी कंट्रीज इजराइल को फुल सपोर्ट देती हैं। मदद के नाम पर फाइनेंशियल सपोर्ट से लेकर वेपन सपोर्ट तक इजराइल को डिलीवर किया जाता है। हालांकि मिडिल ईस्ट में सिर्फ अरब और इजराइल वॉर ही नहीं चलता, बल्कि ये आपस में भी भिड़े रहते हैं। कभी बॉर्डर को लेकर बवाल होता है, तो कभी सिक्योरिटी के नाम पर, तो कभी शिया सुन्नी के नाम पर ये आपस में ही लड़े रहते हैं। साल 1980 में ईरान और इराक, दो रीजनल पावर्स, अपने अपने इंटरेस्ट के लिए एक दूसरे से भिड़ जाती हैं। शिया सुन्नी के नाम पर जान माल सब कुछ तबाह किया जाता है। साल 1990 में इराक सिर्फ एरोगेंस और कुछ ओरल बयानबाजी की वजह से कुवैत पर अटैक करता है और अपना कंट्रोल ले लेता है। साल 2015 में सऊदी अरब यमन में हौथी ग्रुप के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करता है, क्योंकि हौथीज यमन कैपिटल सना पर कब्जा करके प्रेसिडेंट मंसूर हादी को हटा देते हैं। साल 2011 में बहरीन में शिया प्रोटेस्ट के दौरान सऊदी अरब सिक्योरिटी के नाम पर मिलिट्री भेज देती है और वहां भी हालात बिगड़ जाते हैं। कहने का मतलब, जहां एक तरफ इजराइल मिडिल ईस्ट के सुकून का दुश्मन बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ये आपस में भी भिड़े रहते हैं। ये मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है, जहां सब ये चाहते हैं कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के ठेकेदार बन जाए। इनकी ये एक चाहत इन्हें आपस में ही लड़ाने के लिए काफी है। हालांकि इजराइल के केस में मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज एक प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं आ पाई। इजराइल जब भी किसी कंट्री पर अटैक करता है, तो बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्री बस तमाशा देखती हैं, निंदा तो सब करते हैं, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेता। बट अनदर हैंड एक सच ये भी है कि आज भी इजराइल को लेकर उनके अंदर वही 1948 वाली कसक बनी हुई है। वो आज भी इजराइल को नक्शे से खत्म करना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, और इसके लिए वो गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। गुरिल्ला वॉर मतलब वॉर का एक ऐसा तरीका जिसमें छोटे छोटे ग्रुप एक बड़ी ताकत से लड़ते हैं, जहां उन ग्रुप के पास ओपन वॉर के लिए रिसोर्सेज मौजूद नहीं होते, जो एक आमने सामने की वॉर में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे में गुरिल्ला फाइटर्स बड़ी तेजी से अटैक करते हैं और तेजी से वापस भी चले जाते हैं। गुरिल्ला फाइटर्स घात लगाकर हमला करते हैं, जो उनके दुश्मन के लिए तो सरप्राइज अटैक होता है। दुश्मन को कम टाइम में और कम खर्च में एक डैमेज दे दिया जाता है। ऐसे में गुरिल्ला अटैक के लिए कोई कंट्री तो सामने नहीं आ सकती जहां वो चुपके से घात लगाकर अटैक कर सकें। तो इसके लिए कुछ प्रॉक्सी ग्रुप को खड़ा किया जाता है। कुछ सेपरेट ग्रुप भी बनते हैं जो इजराइल के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, और यही ग्रुप इजराइल पर गुरिल्ला वॉर के थ्रू अटैक करना शुरू करते हैं, और इसके लिए उन्हें अरब कंट्री से इंटरनल सपोर्ट भी मिलता है। खास करके ईरान प्रॉक्सी ग्रुप की खूब मदद करता है। पैसा, हथियार, ट्रेनिंग सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। कुछ ग्रुप जिन्हें ज्यादा सपोर्ट मिलता है, वो धीरे धीरे करके एक मजबूत ताकत बन जाते हैं, जैसे पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, जो कि 1964 में बनाया गया था। हमास, जो कि 1987 में बनाया गया था और ये गाजा स्ट्रिप पर अपना कंट्रोल रखता है। हिजबुल्लाह, जैसा साल 1987 में बनाया गया था और ये लेबनान का एक ग्रुप है। इसके अलावा इस्लामिक जिहाद मूवमेंट इन फिलिस्तीन, पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन, अंसार अल शरिया, कताइब हिजबुल्लाह जैसे कई ग्रुप इजराइल के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। और इसी में एक ग्रुप और बनता है हौथी, जो कि यमन में अपनी ताकत बढ़ाता है, जिसे साल 1990 के दशक में बनाया गया था, जिसके हेड हैं अब्दुल मलिक अल हौथी। और इस ग्रुप का ऑफिशियल स्लोगन होता है गॉड इज ग्रेट, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, कर्स ऑन द ज्यूज, विक्ट्री टू इस्लाम। ये स्लोगन हौथी की आइडियोलॉजी, अमेरिका और इजराइल को लेकर उसकी नफरत को साफ साफ एक्सप्रेस करता है। और ये वही ग्रुप है जिसने इजराइल के तेल अवीव में ड्रोन अटैक किया, जिसमें एक इजरायली सिटीजन की मौत हुई, और इजराइल उसी के जवाब में यमन के अल हुदैदा पोर्ट पर एयर स्ट्राइक करता है, जिसमें 6 लोगों की जान चली जाती है। साल 1948 से लेकर अब तक इजराइल मिडिल ईस्ट में दहशत बनाए हुए है, जहां वो गाजा में बच्चों का कत्लेआम करता है, औरतों को मारता है, निहत्थे सिविलियन की जान लेता है, जिसके जवाब में मिडिल ईस्ट से कोई कंट्री तो सामने नहीं आती, लेकिन प्रॉक्सी ग्रुप इजराइल को टारगेट करते हैं, जिसमें एक हौथी भी होता है। अब ये हौथी कितना पावरफुल है जो ये इजराइल को ललकार रहा, आइए ये भी बताते हैं। यमन का हौथी ग्रुप एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इनके पास एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है। इनके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट और हैवी वेपन का एक बड़ा स्टॉक है। ये अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी को बड़े ही अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कई बार सऊदी अरेबिया और इजराइल पर सक्सेसफुल ड्रोन अटैक भी किए हैं। मार्च 2021 में हौथी सऊदी अरब पर ड्रोन अटैक करता है, जिसमें अरामको के ऑयल साइट्स को टारगेट किया जाता है। सितंबर 2019 में भी सऊदी अरब पर ड्रोन अटैक हुआ था। इसके अलावा जुलाई 2022 में भी सऊदी को टारगेट किया गया था, जबकि मार्च 2021 में यह पहली बार इजराइल पर ड्रोन अटैक करता है, और फिर अभी हाल ही में हौथी ने इजराइल पर ड्रोन अटैक किया। मतलब इनके पास वो कैपेबिलिटीज है जिसे ये इजराइल पर
अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास एक बढ़िया मिसाइल सिस्टम है जिसमें शॉर्ट रेंज मिसाइल और लॉन्ग रेंज मिसाइल दोनों शामिल हैं। इनके पास एक बड़ा साथी ऑर्गेनाइज मिलिट्री सेटअप भी है जिसमें करीब 1,50,000 सोल्जर्स हैं। हौथी का कहना है कि जब से उसने फिलिस्तीन के सपोर्ट में लाल सागर में अपना एक्शन शुरू किया है तब से 2 लाख नए फाइटर्स को रिक्रूट किया गया है और जहां इन्हें ट्रेन किया जाता है वो ट्रेनिंग कैंप हाई लेवल के होते हैं और ये सभी वेल ट्रेंड हैं और गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स में एक्सपर्ट हैं। इनके पास जो कुछ भी है ये सब इन्हें ईरान की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे में हौथी ग्रुप की इफेक्टिव मिलिट्री पावर, लोकल सपोर्ट, ये सब इन्हें मिडिल ईस्ट में एक मजबूत ताकत बना देती है। ऐसे में अगर इजराइल हौथी के साथ आमने सामने की वॉर में आता है तो हौथी इजराइल के लिए गाजा में निहत्थे लोगों की तरह आसान टारगेट बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन यह भी सच है कि भले ही हौथी हमास के कंपैरिजन में ज्यादा मजबूत है, बावजूद इसके अगर इजराइल और हौथी के बीच वॉर शुरू होती है तो इसमें यमन का ज्यादा नुकसान होगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।